अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। शहबाज शरीफ साहब की काबीना का आज पहला इजलास हुआ। इसमें शहबाज शरीफ साहब ने खिताब भी किया और इस मौके पे जो मुआशी सूरत हाल है पिछले 3 सालों में, जो पाकिस्तान 2018 में मुआशी आदाद शुमार जो थे, जो सूरत हाल थी वो क्या थी और अब क्या है जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो उस वक्त क्या हालात हैं, इस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। उसके पैरेलल कुछ और भी डेवलपमेंट्स हुई हैं। IMF की आउटलुक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि शरह नमू 4.0% रहेगी रवा साल भी, जो रवा माली साल है, और कुछ और भी मामला, बेरोज़गारी में भी इजाफे की बात की गई है। इसके साथ साथ अगर हम मारूजी हालात देखें मईशत के, तो जो डॉलर है वो तकरीबन पिछले 3 दिनों में 4.78 रुपये उसमें उसकी कदर जो है वो बढ़ी है और रुपया नीचे गया है। ये तो कुछ मामला हैं जिस पर डिटेल बात करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब लंदन पहुंच चुके हैं। अब मिशन क्या है और अभी तक उन्होंने हल्फ नहीं उठाया, इसको लेकर भी बहुत सी बातें हैं। हकीकत क्या है ये भी आपके सामने रखेंगे। PTI जुमेरात को यानी कल लाहौर में पिंडाल सजाने के लिए तैयार है। कुछ लोगों का कहना है कि जलसा डिसाइड करेगा कि जो मोमेंटम है, जो नवाज शरीफ साहब की, इमरान खान साहब की जो वेव है अवाम की हिमायत की, वो इस बात का तयन कर देगा कल का जलसा। मुफस्सल बात करेंगे। इरशाद साहब, जो आज काबीना की मीटिंग हुई है और उसमें जो मुआशी सूरत हाल है उस पर बातचीत की गई है, और फ़ारूक हबीब साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब आपका। उसमें बताया गया कि जो 2018 के हालात थे और 2021 के जो हालात हैं उनमें कितना फ़र्क आ चुका है। अब मईशत ही इरशाद साहब आप समझते हैं कि बेसिक पॉइंट है हुकूमत के पास जिसके बाद वो इमरान खान साहब की कारकर्दगी पर भी तनकीद कर सकते हैं और यही उनके बोझ भी है। PDM का जो एजेंडा रहा है पिछले 2-2.5 साल में, यही 2 इश्यूज थे कि एक तो महंगाई बहुत बढ़ गई है और दूसरा गवर्नेंस अच्छी नहीं है। और यही चैलेंज है मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत के लिए कि वो महंगाई को किस तरह कंट्रोल करते हैं और गवर्नेंस बेहतर किस तरह से बनाते हैं। अब ये कहना कि 18 के मुकाबले में आज हालात ख़राब हैं, उसका जस्टिफिकेशन तहरीक इंसाफ के पास होगी कि एक आलमी वबा आई जिसने पूरी दुनिया की मईशत को जो है मुतासर किया है। उसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, इंग्लैंड भी है और जर्मनी भी है और अमेरिका भी है, और बड़ी बड़ी जो मईशतें हैं वो दुनिया की वो भी मुतासर हुए हैं। इवन चीन भी चीन हालांकि सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रहा है इस दौरान। तो जो बड़े 2 चैलेंज हैं वो इस हुकूमत के लिए, एक तो खैर इत्तेहाद कायम रखना बज़ाते ख़ुद एक मसला है, लेकिन ये 2 चैलेंजेस हैं। लेकिन फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछते हैं कि जनाब फ़ारूक साहब ये फ़रमाएँ कि आज मौजूदा वफाकी काबीना का पहला इजलास हुआ और उसमें यही कहा गया कि जी आपने 3.5 साल में मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया और शरह नमू जो है वो बहुत कम चली गई और आपने जो आम आदमी का जीना दूभर कर दिया। तो ये जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने हक़ाइक़ और आदाद शुमार पेश किए हैं, इसमें किस हद तक सदाकत है और कहाँ कहाँ आपसे गलती हुई? देखें, हमसे किसी जगह के ऊपर कोई गलती नहीं हुई। ये अलिफ लैला की कहानियाँ हमें ना सुनाएं। ये कहते हैं कि हम पुराने पाकिस्तान में आ गए हैं। तो ये जो इम्पोर्टेड काबीना, इम्पोर्टेड हुकूमत की इम्पोर्टेड काबीना जो कि अजलास बाकायदा तौर के ऊपर जेल में होना चाहिए था, जो ज़मानतों के ऊपर यहाँ पर मौजूद हैं, वो कह रहे हैं जी आज दादोशुमार का जो है वो चेंज करके आज पेश कर रहे थे। बुनियादी तौर के ऊपर 2018 में ये हमें एक्सपोर्ट्स दे के गए थे $23 अरब के ऊपर। इस साल इंशाल्लाह हमारी एक्सपोर्ट्स $31 अरब के ऊपर जाएंगी। जो बैरून मुल्क तरसीलात ज़र आते थे 2018 में, जब इनकी हुकूमत ख़त्म हुई, वो $18 अरब थे, हम $31 अरब के ऊपर छोड़ के गए हैं। हमारे दौरे हुकूमत के अंदर हमें जब टैक्स कलेक्शन मिली वो 3800 अरब रुपये पे थी नून लीग की। आज हम 6100 अरब रुपये के ऊपर उसे छोड़ के जा रहे हैं। इसी तरीके से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा, ऑटोमोबाइल में, सीमेंट सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर, हर सेक्टर के अंदर जो है वो इजाफा हुआ है हमारे दौरे हुकूमत के अंदर। उसके अलावा 260 अरब रुपए का हमने एहसास प्रोग्राम चलाया, सेहत कार्ड प्रोग्राम हम लेकर आए, हमने पेट्रोल की कीमतों में कमी की 20 रुपये, ये अब उसको बढ़ाना चाहते हैं। ये कहते हैं जी सब्सिडी छीनना चाहते हैं गरीब से। ये डू मोर के मुतालबे के ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं। हमने कोरोना का सामना किया, उसके बावजूद हमने 5.5% ग्रोथ 3 साल में दी। इनको 5 साल लगे थे 5% ग्रोथ देने में। इस साल भी इंशाल्लाह हमारी ग्रोथ 6% से ऊपर आएगी।
हमने मैशियत को सस्टेनेबल हालत में छोड़ के गए, हम मैशियत को जो है वो एक मुस्तहकम हालत के अंदर छोड़ के गए। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इनकी वजह से क्रिएट हुई, उस वजह से डॉलर की कीमतों में बढ़ता जा रहा है, डॉलर काबू नहीं आ रहा, स्टॉक एक्सचेंज नीचे आ रही है। इतनी बड़े ये रस्तू हैं, तो अब ये चीज़ें ठीक करें। अब तो चीनी 50 रुपये किलो होनी चाहिए, आटा 35 रुपये किलो होना चाहिए, पेट्रोल 75 रुपये होना चाहिए, घी 150 रुपये किलो होना चाहिए। ये वो इकदाम करें, हमें अलिफ लैला की कहानियां ना सुनाएं। अब इनके पास इकतदार है, चाहे वो इकतदार आया बैरूनी ताकत के कहने की वजह से। फ़ारूक साहब, ये दुरुस्त है कि आपका ज़र मुबादला के ज़ख़ायर बढ़ गए, बरामदात बढ़ गई, तरसीलात ज़र बढ़ गई, आपकी आमदनी जो थी टैक्सों की वो तकरीबन डबल के करीब पहुंच गई। इसके बावजूद आम आदमी महंगाई से तो तंग था, ये तो हकीकत है जिसको आप मानेंगे। तो वो महंगाई की वजूहात क्या थी? देखें, महंगाई की वजूहात इरशाद साहब आपके बड़े सामने है, लोगों को सच बताने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया के अंदर एक महंगाई का तूफान आया कोरोना की वजह से। अमेरिका में 40 साल महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया, जो पिछले साल 1% पे थी वो 7% के ऊपर चलेगी। चाइना, बरतानिया, यूरोप, सारा पूरी दुनिया महंगाई से बिलबिला उठी। तमाम हुकूमतों की पॉपुलैरिटी महंगाई की वजह से जो है वो नीचे आई। लेकिन आप ये देखें कि ये जो कुछ हुआ, हुकूमत चेंज इन्होंने की, उसके बावजूद जिस तरीके से ये आज अवाम इमरान खान के पीछे सड़कों के ऊपर खड़ी है अपनी हकीकी आज़ादी की हिफाजत के लिए, उनको ग़ुलामी कबूल नहीं है। ये 80 सीटों वाला वज़ीर आज़म बन के बैठ गए हैं। और आज आपने काबीना देखी कि वहाँ पर जो है वो नवाज जरदारी भाई भाई बने हुए हैं, बाकी सारे बने हुए हैं, इक़्तिदार की बंदर बांट करके सब जो है वो लूट मार के माल के ऊपर हाथ साफ करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इस हुकूमत की किसी किस्म की कोई लेजिटिमेसी नहीं है, इनके पास किसी किस्म का कोई सियासी माशी इस्तेकाम का कोई प्लान नहीं है। सिर्फ एक ही हल है इस मुल्क के अंदर, जो जमहूर अपना राइट मांग रहा है, वो फौरी साफ और शफाफ इंतखाबात है, उसके अलावा कोई हल नहीं है। फ़ारूक साहब, जब ये अदम एतमाद की तहरीक जमा हुई तो इमरान खान साहब ने भरे मजमा में कहा कि मैं तो इसका इंतज़ार कर रहा था, अब ये तहरीक अदम एतमाद ले आए हैं, ये फंस गए हैं, अब इनके साथ जो मैं करूँगा। तो आप तो इंतज़ार कर रहे थे अदम एतमाद की तहरीक का, अब आप लेजिटिमेसी की बात कर रहे हैं। एक आइनी तरीका उन्होंने तो आप देखें ना, तो फंस तो गए हैं, अब बुरी तरीके से फंस गए हैं, ना अब आगे जाने जो गए ना पीछे जाने जो गए हैं। DNP मेंगल उनसे नाराज है, जवेद लतीफ़ उनसे नाराज है, बिलावल उनसे नाराज है, हलफनामे उनसे पूरे उठाए नहीं जा रहे। अस्ती अपना वजारतों की बंदर बांट दे के बैसाखियों के ऊपर जो है एक हुकूमत कायम है, उस हुकूमत की लेजिटिमेसी को कोई तस्लीम ही नहीं कर रहा, उनके किए गए फैसलों का कोई असर नजर नहीं आ रहा। मुझे आप ये बताएं ना, कोई आप पाकिस्तान के शहर में, किसी भी शहर में अपनी मर्जी के लोगों के पास माइक लेके निकल जाएं, कोई इस हुकूमत को तस्लीम कर रहा है? सबको पता है कि ये डू मोर के तहत बनी जो है ये एक प्रॉक्सी हुकूमत है, जो कि उनके एजेंडे के ऊपर आई है, अपने आप को NRO देने आए हैं, FIA के केसेस बंद कर रहे हैं, इसका मतलब ये रिजवान को जबरी छुट्टी पे भेज दिया। इसका मतलब ये है कि आप यही चाहते थे कि अदम एतमाद लाएं, ये आके फंस जाएं और हम साफ हाथों के साथ आवाम के सामने चले जाएं कि जी ये सारे महंगाई के ज़िम्मेदार हैं, लॉयलेसनेस के ज़िम्मेदार हैं। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको कहूँगा कि हम आवाम को रिलीफ फराहम कर रहे थे। आप हमारी हुकूमत की अगर तरजीहात देखें तो इन्होंने आते साथ एहसास प्रोग्राम बंद किया, इन्होंने आते साथ सेहत कार्ड बंद कर दिया, इन्होंने एहसास राशन प्रोग्राम बंद कर दिया। इसके बावजूद आप ये देखें कि हम नामसाइद हालात के बावजूद वज़ीर आज़म ने यह ऐलान किया था कि तेल की कीमतों में जून तक हम इजाफा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने 200-250 अरब रुपया इजाफी टैक्स कलेक्शन इकट्ठी की थी, वहां से हम लोगों को रिलीफ फराहम कर रहे थे। इमरान खान के ना 5-5 कैंप ऑफिस थे जो इन्होंने बना लिए। जनाब, ये बताइए, आपने हकीकी आज़ादी की बात की, एक तो ये हकीकी आज़ादी आपकी नज़र में क्या है, दूसरा बारहा जो आपका साजिश का बयानिया है उसको आप साबित कैसे कर पाएंगे? आप अभी तक ये साबित नहीं कर सकें, लोग आपके पीछे लग गए हैं, इस बयानिए के पीछे लोग आ गए हैं आपके पास, लेकिन आप कैसे इसको साबित कर सकेंगे कि ये हुकूमत डू मोर का नतीजा है? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर जो बयानिया है हमारा, ये पाकिस्तान की अवाम की अदालत में तस्लीम हो चुका हुआ है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि शहबाज शरीफ को हमने दावत दी थी कि आगे ख़त देखें। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफ़ा देने से पहले कहा यह ख़त पड़ा, अपोजिशन लीडर इस ख़त को देख सकते हैं। उन्होंने नहीं देखा, वो इन कैमरा इजलास के पीछे छुपने की कोशिश की।
उसके बाद जब ये बात साबित हो गई कि ये मुदाखलत है, इसका मतलब ये है कि ख़त भी मौजूद है, ख़त को फ़ॉरेन ऑफिस में फ़ौज नहीं किया गया, ये एम्बेसडर की खुद ज़हनी इख्तरा नहीं है, ये एक फॉर्मल मुलाकात हुई थी, उसमें ये चीज़ें आई, ये तमाम चीज़ें तो हमें ये कहते रहे कि ये ख़त जाली है, इसको फ़ौज किया गया है, ये एम्बेसडर ने खुद लिखा है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इनको मुँह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। क्यों नहीं ये शहबाज शरीफ ऐलान करते अदालती कमीशन का? हमने अदालत को, मुल्क के आला अदलिया के चीफ जस्टिस को वो ख़त डिप्टी स्पीकर ने भिजवा दिया कि आप इसके ऊपर आला तहकीकाती कमीशन बनाएं। अब कमीशन बनाएं, उसकी तहकीकात हो जाएं, पता चल जाएगा कि कौन जाके अमेरिकन एम्बेसी के अंदर जितने हमारे मुनहरफ अरकान थे। अब राजा रियाज कौन सा हेनरी कंसिंजर है, ये नूर आलम खान कौन सा हेनरी कंसिंजर है जिससे जाके अमेरिकन एम्बेसडर ने मुलाकातें करनी थी? वहाँ जाके ये किस किस्म की मुलाकातें हो रही थी? इन तमाम सवालात का जवाब पाकिस्तान की आवाम पूछ रही है। तहकीकात हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फारूक साहब, कल का आपका जलसा कैसा होगा जो मीनार पाकिस्तान पे आप? दूसरा ये है कि ये जलसे कब तक चलेंगे और आगे का एक्शन प्लान आपका क्या है? ये जलसों से आप क्या हासिल करना चाहते हैं? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर ये जलसे नहीं है, ये एक मूवमेंट है, एक तहरीक है। हर पाकिस्तानी अब इस तहरीक के अंदर शामिल हो चुका हुआ है। लोग इस तहरीक के अंदर अपना जज्बाती लगाव के साथ आए हैं। लोग ये समझते हैं कि इमरान खान को हुकूमत से तो निकाल दिया, लेकिन हमारे दिलों से नहीं निकाल सकते। जब आप कौम को भिखारी कहेंगे, लोगों को कहेंगे कि बैगर कांट बी चूज़र, तो लोग गुलामी का तोग पहनने को तैयार नहीं है। ये खुददार कौम है, उसके खिलाफ लोग खड़े हो गए हैं। मीनार पाकिस्तान की एक बड़ी तारीखी अहमियत है पाकिस्तान बनाने के अंदर। 1940 को करारदाद पाकिस्तान यहाँ पास हुई थी। कल लोग जमा होंगे उस तहरीक में और लोग अपनी हकीकी आज़ादी की हिफाजत के लिए कल एक और अहद करेंगे। और मैं समझता हूँ कि एक मैसेज जाएगा कि अवाम क्या चाहती है। अवाम नहीं चाहते कि आप लोटों से, ज़मीर फोशों के वोट कराएं। अवाम चाहती है 22 करोड़ अवाम का वोट कराएं, और वो मुमकिन है आम इंतखाबात के जरिए। उसमें फैसला हो जाएगा कि मुल्क का वज़ीर आज़म कौन होगा, वज़ीर आला कौन होगा। ठीक है फारूक साहब, जब आप IMF के साथ नेगोशिएट कर रहे थे, जब आप FATF की कंप्लाइंस को मान रहे थे, तो उस वक्त ये हकीकी आज़ादी कहाँ थी जिसको अब आप सियासी बयानिए के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, देखें, बुनियादी तौर के ऊपर मुझे बताएं कि एब्सोल्युटली नॉट भी इमरान खान ने कहा। 20 साल इमरान खान का कंसिस्टेंट मौक़िफ़ रहा कि ये पैराई जंग है, ये जंग हमारी नहीं है। उसके बाद अमेरिका ने मुज़ाकरात नहीं शुरू किए थे। 80,000 हमारी जानों का नुकसान हो गया, $150 अरब डॉलर की हमारी इकॉनमी तबाह बर्बाद हो गई, हज़ारों हमारे फौजी जवान जो हैं वो शहीद हो गए। आज भी दहशतगर्दी कहीं ना कहीं पनप के सामने आ जाती है। अभी चंद दिन कबल 8 जवान हमारे शहीद हुए हैं। आप हमें कहते हैं कि हम जो है वो बात नहीं कर सकते। इमरान खान ने आंखों में आंखें डाल के बात की। सदर ट्रंप ने बात की थी कि हम पाकिस्तान को चंदा देते हैं और पाकिस्तान जो है वो हमारी बात भी नहीं मानता। तो इमरान खान ने ठोक के मुंह के ऊपर जवाब दिया था। उस वक्त कोई मादरत खाना रवैया अख्तियार नहीं किया था। इस मुल्क में 400 ड्रोन हमले करवाए गए पीपल्स पार्टी नून लीग के दौर में। ब्लैक वाटर को इजाज़त दी गई, बेसें देने की इजाज़त की गई। वो जो गलतियाँ इन्होंने दोहराई जिससे पाकिस्तान पीछे चला गया, वो गलतियाँ इमरान खान नहीं दोहराना चाहता। हम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, हम एंटी अमेरिका नहीं है। हम चाहते हैं हम दोस्ती करेंगे सबसे, लेकिन गुलामी नहीं करेंगे। हमें एजेंडा डिक्टेट ना करें। पाकिस्तान की सरजमीन किसी और मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन से किसी और मुल्क को आके किसी और मुल्क में कार्रवाई करने की भी इजाज़त नहीं होगी। तो ये इस वक्त कौम खुददारी के साथ खड़ी है। कौम जो है वो बहादुर के साथ खड़ी है, दलेर के साथ खड़ी है, और वो इमरान खान की शक्ल में है। ये तो चेरी ब्लॉसम है। ये तो हर वक्त जो है वो झुकने के लिए तैयार होते हैं। फारूक साहब, आखिरी सवाल, ये तोशा खाना से जो तहफ़ लेने का मामला है, ये इस वक्त अदालत में भी चल रहा है। आपके इल्म में था कि एक इससे पहले नवाज शरीफ पर, जरदारी पर और गिलानी पर एक केस रेफरेंस बना था, और जिसमें यही था कि तोशा खाना से चीज़ें ली गई सस्ते दामों। इमरान खान साहब जो हैं वो, उनकी शोहरत एक ईमानदार शख्स की है, एक अमानत रखने वाले शख्स की है। तो आप इस दलदल में कैसे फंसे? यानी आपके लीडर खान साहब के तहफ़ लिए गए और उसके बाद वो कम कीमत पर लेके ज़्यादा कीमत बेच लिए गए। जी, सुन ले। ये बड़ा जो है वो सिंपल सा मामला है। इसमें कोई चीज़ ना तो छुपाई गई है, ना कोई खिलाफ कानून है। जो अब आप बात करते हैं आसिफ अली जरदारी की, नवाज शरीफ की, उन्होंने गाड़ियां घर ले गए, नवारदात घर ले गए। तोशा खाना के मुताबिक आप गाड़ियां नवारदात घर नहीं लेके जा सकते, वो कीमत अदा करके भी नहीं आप ले सकते। अगर 3.5 साल बाद वक्त के वजीर आजम जिसका इख्तियार अरबों खरबों के फैसले के ऊपर था, अगर उसके ऊपर एक तोशा खाना का मामला निकला है, वो भी जो पैसे दे के घर चीज़ों को
ऑफिशियली लेके गया है, वो भी जो कि बैंड नहीं थी, पॉलिसी के मुताबिक लिए हैं, तो फिर इनका अल्लाह ही हाफिज है कि इमरान खान के ऊपर इनको 3.5 साल में एक तोशाखाना मिला है। उसी तोशाखाना की इंफॉर्मेशन को फवाद ने खत निकाला हुआ था कि इसकी इंफॉर्मेशन बयान नहीं कर सकते, तो लिहाजा हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, तमाम पॉलिसीज के मुताबिक हुए हैं। अगर आप एक तोहफा कीमत दे के रख लेते हैं, उसके बाद वो आपकी मलकियत है, और जब आपकी मलकियत है तो फिर आप उसका फैसला आपने करना है। अगर इनके पास इतना कानूनी तौर पे जवाब होता, अब तक ये केस बना चुके होते। केस नहीं आप इनसे बन फरूख पा रहा, साहब सवाल ये जरा समझा दें फरूख सियासी तौर के ऊपर साहब, उछालना ये हमारे चाहते लिए हैं बड़ी आप। हैरानकुन बात है, बड़ी हैरानकुन बात है। उन पे गाड़ियां अलॉट करवाने का इल्ज़ाम था, गाड़ियां घर लेकर जाने का इल्ज़ाम था। आप कह रहे हैं कि गाड़ियां नहीं लेके जा सकते, नवादरात नहीं लेकर जा सकते, तो ये घड़ी कैसे आप खरीद सकते हैं और फिर उसको बेच सकते हैं? ये क्या इसका बाज़ाब्ता कोई प्रोटोकॉल है, कोई तरीक़ाकार मौजूद है? नहीं, उसमें नहीं, देखें, उसमें तोशाखाना का एक पूरा तरीक़ाकार मौजूद है। काबीना डिवीज़न जो है वो उसको देखती है। उसमें कोई चीज़ भी, जो मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, कोई ऐसा इकदाम नहीं जो कि खिलाफ पॉलिसी, और ये डिक्लेयर्ड है। और जब आप कोई चीज़ उससे अगर आपको कोई आमदन हासिल होती है तो वो कैपिटल गेन टैक्स भी डिक्लेयर्ड है। तो इनकी तरह नहीं है कि मर्सिडीज़ आप 8% दे के, पैसे दे के, मर्सिडीज़ बेंस जो है सऊदी अरब से आई थी, वो आप लेके चले जाएं। आसिफ अली जरदारी 2 BMW 2 लेक्सस गाड़ियां लेके चले गए थे, और 8 साल बाद आसिफ अली यूसुफ रज़ा गलानी ने कानून चेंज करके पीछे नवाज शरीफ को भी फायदा दे दिया। जरदारी को तो दिया ही दिया, नवाज शरीफ को भी फायदा दे दिया। उस बुनियाद के ऊपर तोशाखाना केस जो है वो इनके ऊपर बना है। हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, लिहाजा इनके पार्ट के ऊपर गैर कानूनी काम था, उस वजह से रेफरेंस भी बना, उसको इनको जवाब भी देना है उसका। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फरूख हबीब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद। सवाल है बहरहाल, उनका जो तोशाखाना से सामान लेके जाना, तोहफे लेके जाना गलत था, और खान साहब का ठीक है, ये कैसे है, ये एक सवाल तो। खैर, ब्रेक के बाद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, बिलावल साहब अब लंदन पहुंच गए हैं, वफ्द भी मुलाकात करेगा नवाज शरीफ साहब से। उन्होंने अभी तो हलफ तो नहीं लिया, लेकिन उनकी पार्टी भी इस पे मुनक़सिम है, 2 राय हैं पार्टी में कि बिलावल साहब को शहबाज साहब की काबीना का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। बहरहाल एजेंडा क्या है इस सारी यात्रा का, जो वो लंदन गए हैं, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हो रही है? देखें, ये चूँकि इत्तेहाद मुतज़ाद शाह साहब, आप बात जारी रखिएगा। हमें खुरम दस्तगीर साहब ने ज्वाइन किया है, वफाकी वज़ीर हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। बहुत शुक्रिया खुरम साहब आपके वक्त का। जी इरशाद साहब, तो मुतज़ाद क़ुव्वतों का इत्तेहाद है, तो ये मसाइल होने थे, ये एक नेचुरल सी बात है। मसला ये है कि ज़रदारी साहब सदारत का मनसब भी मांग रहे हैं, चेयरमैन सेनेट का मनसब मांग रहे हैं, स्पीकर वो अपना बनवा चुके हैं, और पंजाब में गवर्नरशिप भी लेना चाहते हैं जी। तो शायद शहबाज शरीफ साहब के ये बस की बात नहीं थी ये सारा कुछ उनके हवाले करना, और उनके कुछ और भी ज़ाहिर मंसूबे होंगे। एक बड़ी पार्टी है और पंजाब से उसका ताल्लुक़ है, बेस उसके जो है पंजाब है। अगर वो गवर्नरशिप भी उनके हवाले कर दें तो उसके बदले में पीपल्स पार्टी उनको क्या दे रही है सिवाय हिमायत के। तो मेरा ख्याल है शायद ये मियां नवाज शरीफ साहब से मामलात तय करने ज़रूरी होंगे, इसीलिए वो कोई दरमियाना रास्ता निकल आएगा, कोई रास्ता निकल आएगा में कोई 2-3 जब आपको अहम वजारतें, यानी इस वक्त जो काफ़ी अहम वजारतें जो हैं वो ये पीपल्स पार्टी के पास हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास हैं। एक मसला शायद मोहसिन दावड़ को वज़ीर बनाने का भी शायद मसला हो जी, जिस पे शायद शहबाज शरीफ साहब ना मान रहे हों या उनकी कोई मजबूरियाँ हों, लेकिन चूँकि खुरम दस्तगीर साहब मौजूद हैं, वो वाकिफ़ हाल भी हैं, वफाकी वज़ीर भी हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं कि खुरम साहब ये फरमाएं कि ये एक तो कुछ वजारतों का ऐलान हो गया, यानी कलमदान सौंप दिए गए, कुछ अभी बाकी हैं, और फिर इतना बड़ा हाई पावर वफ्द लेकर बिलावल भुट्टो साहब लंदन गए हैं मियां नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए। तो क्या एजेंडा है और क्या मसाइल हैं, मुश्किलात हैं जो यहाँ डिस्कस और हल नहीं हो सकती, जो लंदन में हल होंगी? जी, मसाइल तो गालिबन 2 ही हैं। आई थिंक वजारतों का मामला तो बहुत हद तक अब हल हो चुका है, लेकिन एक इशू जो सामने है हमारे, वो गवर्नर पंजाब का है। और फिर आने वाले साल में
अगर किसी वक्त हमें मेजॉरिटी हासिल होती है, या जब सदारती इंतखाबात सितंबर 2023 में अब जी मुतवक्को है, जी तो उस वक्त तक पहुंचने में तो अभी काफ़ी देर है। तो ये सारे इश्यूज़ बड़ी अच्छी बात है कि अगर बिलावल साहब जाकर मियां नवाज शरीफ से बात करना चाहते हैं, लेकिन हमने बड़े एहसन तरीके से, अगरचे ताख़ीर हुई, काबीना तश्कील दे दी है। और मुस्लिम लीग नून ने, आपने दुरुस्त कहा कि बड़ी उसमें वसीउल कल्बी का सबूत दिया है कि तमाम बहुत सारी अहम वजारतें जो हैं वो अपने इत्तेहादियों को दी हैं। तो हम साथ लेकर चलना चाहते हैं, और गुफ्तगू और मुज़ाकरात तो सियासत का हिस्सा हैं। तो बिलावल साहब को लंदन में खुश आमदीद है, वो मियां नवाज शरीफ से मिलेंगे अगर, तो ये सब बातें डिस्कस होंगी। लेकिन जो अहम बात जिसकी आपकी तवज्जो और नाजरीन की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, वो ये है कि इस डिस्कशन में की ज़्यादा अहमियत जो है वो आने वाले इंतखाबात के बारे में है, उनके वक्त के बारे में, और उन इंतखाबात में जो सियासी बंदोबस्त होगा, जो सियासी साफ बंदी होगी, उसके बारे में डिस्कशन करनी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का तो ये ख्याल है कि क्या ये सब पार्टियां जो हैं, जो इस वक्त एक ही हुकूमत का हिस्सा हैं, क्या ये अलग-अलग इंतखाब लड़ेंगी या मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ किस्म की जो हैं इत्तेहाद करेंगी जो जमातें। ये सब मुमकिनात में से है। तो ज़्यादा अहम बात जो है वो अगला इलेक्शन है, और उस इलेक्शन के बाद के नताइज में फिर सदारत का मामला है। अच्छा खुर्रम साहब, ये फरमाएं कि एक तो हम जब सवाल करते थे, जब ये अभी अदम एतमाद जमा नहीं हुई थी या जमा हो गई थी, तो दोस्त ये बताते थे मुत्तहिदा अपोजिशन के कि जी तमाम फार्मूले, तमाम बातें तय हो चुकी हैं, लीडरशिप ने आपस में तय कर ली हैं, और बस हुकूमत बनेगी और उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है बहुत सारी चीज़ें तय नहीं हुई थी, जिसकी वजह से काबीना भी ताख़ीर का शिकार हुई। लेकिन इससे जो अहम सवाल है वो ये है कि हुकूमत जिस दिन हल्फ उठाया मियां शहबाज शरीफ साहब ने, डॉलर नीचे आ गया, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चला गया। आज जब कैबिनेट बनी तो उस दिन डॉलर ऊपर चला गया, स्टॉक एक्सचेंज नीचे आ गया। तो ये क्या मसला है? जी, उस वक्त तो जिस दिन उन्होंने हलफ उठाया उस वक्त तो एक एतमाद की लहर थी, वो गई। जो लोग हमारे बड़े शहरों में डॉलर का स्टॉक करके बैठे थे, उन्होंने शायद ये फील किया कि अब शहबाज शरीफ साहब गालिबन अपनी साबका रवायात के मुताबिक फ़ौरन जो है इस पर अमल दरामद शुरू कर देंगे। लेकिन शहबाज साहब उनको सरप्राइज़ देंगे। आज जो अगर उसमें कमी हुई है उसकी यही वजह है कि जो आज काबीना को बहुत तफसीलन एक ब्रीफिंग दी गई पाकिस्तान के मईशत के ऊपर, और ख़ास तौर पे मईशत से ज़्यादा जो पाकिस्तान के माली मामलात हैं आने वाले दिनों में, जिसमें हमने अभी चीन की एक बहुत बड़ी कई अरब डॉलर की पेमेंट जो हमारे ज़िम्मे थी वो हमने की है, अदा की है, जो कि एक करने की ऑब्लिगेशन थी, जिसकी वजह से फिर जैसे ही मार्केट को फील हुआ कि अब ये इतनी बड़ी पेमेंट हो गई है और गालिबन डॉलर्स की शॉर्टेज होगी, तो काबीना को ये आज बावर कराया गया कि जो अब वज़ीर ख़जाना तशरीफ़ ले गए हैं वाशिंगटन, वो जो इमरान खान का मुआहदा है उसे रीनिगोशिएट करेंगे, उसकी सख्ती को कम करेंगे। लेकिन चाहे वो मुआहदा जितना भी नरम हो, इस वक्त IMF के साथ हमें अपने मामलात को दुरुस्त करना ज़रूरी है, क्योंकि IMF के साथ बहुत सारी दूसरी जो हमारी लैंडिंग है, वर्ल्ड बैंक से, इवन जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है जो चाइना का है, उनसे ड्यू है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये इस मामले को खुश असलूबी से पाकिस्तान के अवाम के हक में इसको समेटा जाए, और IMF में जाकर फिर दोबारा ये जो रीबिल्डिंग है अपने रिजर्व्स की वो शुरू की जाए। खुर्रम साहब, ये बताएंगे कि चीन को कितनी पेमेंट हुई है? 1 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर, कोई फिगर बताएंगे? जी, ये मेरा ख्याल है आप बिल्कुल सही सहमत में हैं। गालिबन 1 से 2 अरब डॉलर के दरमियान का नंबर है जिसमें उसको रीपेमेंट की गई है। सही है। और ये आम तौर पे चीन जो है इसको रोल ओवर कर रहा था, लेकिन पिछली हुकूमत के मामलात की वजह से उन्होंने डिमांड की थी कुछ अर्सा पहले। तो अब हमें ये उम्मीद है कि जब एक दफ़ा ये रीपेमेंट हो गई है तो चीन की तरफ से हमें अगले आने वाले दिनों में दोबारा इतनी ही रकम या उससे जायद की अब तवक्को है। अच्छा खुर्रम साहब, चीन से अभी हम IMF के साथ भी मामलात चल रहे हैं, दीगर जो लैंडिंग एजेंसीज़ हैं उनके साथ भी ज़ाहिर हुकूमत निगोशिएट करेगी,
लेकिन सर इन्वेस्टमेंट कहाँ से आने की उम्मीद है? हम ये सुन रहे थे कि नून लीग की जब गवर्नमेंट आ जाएगी तो चीन बड़े पैमाने पे इन्वेस्ट करेगा। क्या कोई ऐसी इस पे भी कोई काम हो रहा है और किस हद तक इन्वेस्टमेंट आ सकती है? जी, अभी अगर हम अगले चंद हफ्तों में ये जो मालियाती इमरजेंसी है इससे निपट लें तो फिर हमें चीन से भी और हमारा जो एक रवायती दोस्त है सऊदी अरब उनसे बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट्स की तवक्को है। IMF के ऊपर बहुत सारे दूसरे इदारों का इन्हिसार इसलिए होता है कि पाकिस्तान के साथ चूँकि IMF के बाद बार बार प्रोग्राम्स होते हैं तो गालिबन पिछली चंद दहाइयों में पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में जितनी तफसील या अंग्रेजी में उसे कहते हैं ग्रैन्युलर डिटेल IMF के पास है, गालिबन किसी और इदारे के पास नहीं है जी। और आपको पता है पिछली हुकूमत में एक बहुत बड़ा गुनाह किया था इमरान खान साहब ने। उन्होंने चीन के सारे जो मुआहिदे थे वो भी IMF को दिखा दिए थे, जिसको मुस्लिम लीग नून ने बड़े साल जो है उस पर मजामत की थी और कहा था कि हम नहीं दिखाएंगे। तो अब IMF के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो जब IMF ये कहता है कि जी अब हम पाकिस्तान की जो मालियाती मामलात हैं ऑन ट्रैक है तो फिर पूरी दुनिया उसके ऊपर यकीन करती है। तो एक्चुअली IMF से जो मिलने वाली रकूम है वो $3 अरब है जो अभी पेंडिंग है, लेकिन उससे ज्यादा IMF के प्रोग्राम के जाने से जो मालियाती सिस्टम के ऊपर, पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर सही है फरम साहब, ये बात समझ आती है कि इत्मीनान है, बिल्कुल उसकी ठीक है। बहाली जो है वो हमारा इस वक्त नस्ब-ओ-लैन है। पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है, फिर दीगर जो एजेंसीज हैं या इदारे हैं उनसे मजीद कर्ज लेना आसान हो जाता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बातें कुछ सियासी मामलात पे भी खुर्रम साहब से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दस्तगीर साहब, यहाँ लाहौर में इमरान खान साहब कल जलसा करने जा रहे हैं। इससे पहले वो पेशावर थे, कराची थे और अब लाहौर आ रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि लाहौर का जलसा तय कर लेगा कि इमरान खान की ये जो पॉपुलैरिटी की वेव है इसमें कितनी जान है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब जो बयानिया आवाम के सामने रख रहे हैं, एक तो ज़ाहिर आप तो कहेंगे उसमें सदाकत नहीं है, लेकिन वो जो इंक्वायरी की बात कर रहे हैं उसका तोड़ आपके पास क्या है? आप उस बयानी के तोड़ के तौर पे क्या प्लान कर रहे हैं? जी, उसका तोड़ अल्लाह ताला बेहतर फैसले करने वाला है। इमरान खान साहब ने आज खुद कर दिया है जब वो एक अमरीकी कांग्रेसमैन खातून से मिले हैं। अब ये वो इमरान खान है जो चंद दिन पहले तक पूछ रहे थे कि ऑपोजिशन अमरीकियों से क्यों मिलती है। तो मुझे ये उम्मीद है कि लाहौर में आकर वो जवाब देंगे कि आज वो अपने घर पर अमरीकियों से क्यों मिले हैं और क्या वजह थी कि उनको ज़रूरत पड़ी कि वो अमरीकी कांग्रेसमैन, चाहे वो मुसलमान खातून हैं लेकिन बहरहाल वो अमरीकी पासपोर्ट होल्डर हैं, वो अमरीका की वफादारी का हल्फ उठा चुकी हैं, तो उनसे मिलना जो है, अगर ये इमरान खान साहब ये जो कहना था और आपके प्रोग्राम में डिस्कस भी हो चुका पहले कि भाई सिर्फ क्या अमरीकियों से मिलना ही एक साजिश है जिसका इमरान खान साहब दावा करते हैं। अगर अमरीकियों से मिलना आज खुद साजिश है तो आज तो इमरान खान ने बड़ी घनावनी साजिश की है। उनके जो अपने कॉन्डक्ट है उसके अंदर जो तजादात हैं वो आज खुद उनके जो बयानी है उसको नुकसान पहुंचाएंगे। और ये मैं आपको याद करा दूं कि जो आखिरी लाहौर का बड़ा जलसा था सबसे बड़ा, वो अक्टूबर 2011 में था और उसके नतीजे में जो 2013 के इंतखाबात हुए, इमरान खान साहब को 27 कौमी असम्बली की नशिस्तें हासिल हुई थी। तो बड़े जलसों से सीटें नहीं आती, जो बैसाखियां बाद में मिली उनसे सीटें आई, जलसों से तो कोई सीटें नहीं आती। खुर्रम साहब, वो जो मुलाकातों का मामला है उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि अमरीकियों से मिलना गुनाह है। अमरीकी सफारतकारों से मिलना और अदम एतमाद का मामला डिस्कस करना है। लेकिन जलसे, ये ठीक है कि इलेक्शन के नतायज जलसों से नहीं होते, लेकिन एक ऐसी पार्टी जो चंद दिन पहले इक़्तिदार में थी, इक़्तिदार से वो निकली इस बयानिए पर कि उसके दौर में महंगाई हुई, मईशत की हालत ख़राब हुई, बेरोज़गारी हुई और जो गवर्नेंस उनकी अच्छी नहीं थी। एक बंदा इक़्तिदार से निकलने के बाद अगर इतने बड़े बड़े इज्तिमात उसका इस्तकबाल करते हैं तो ये बात लम्हा फ़िक्रिया तो है हुकूमत के लिए। देखिए, इमरान खान साहब का एक वोट बैंक है जो 27 सीटों वालों का भी वोट बैंक होता है। ये तो नहीं कि उनका वोट बैंक नहीं है।
सही लेकिन ये वोट बैंक जो अभी उस हुकूमत के जाने के गम और गुस्से में है, जी चंद दिन बाद जब दोबारा जाके उनको 500 रुपये किलो घी खरीदना पड़ेगा और चलें सस्ता जो आटा है और चीनी शहबाज शरीफ साहब ने हुक्म कर दिया उस सस्ता करने का, लेकिन जब वो सारी चीज़ें जो महंगी थी वो उन्हें खरीदनी पड़ेंगी या उन्हें ये एहसास होगा कि नई हुकूमत ने आकर चीज़ें महंगी कर दी हैं, तो जो इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो आप जलसे में आप जाते हैं, लेकिन जो ज़िंदगी के मामलात हैं वो बहुत जल्द पाकिस्तान के अवाम को, इवन वो लोग जो उनके वोटर हैं, उन्हें ये कायल करेंगे कि पिछली हुकूमत मामलात को चलाने में नाकाम थी। इंशाल्लाह जो मुत्तहिदा अपोजिशन की वसीउल बुनियाद हुकूमत है वो कामयाब है और इमरान खान साहब का वो एक बयानिया है वो लेकर जाएं, पहले भी लेकर गए हैं। बयानिए का इशू नहीं, हमें तो सिर्फ ये है और हमारी ये तवक्को है कि जिस 2014 में जिस तरह इमरान खान साहब के जो हवारी थे वो डंडे लेकर पाकिस्तान टेलीविजन पर काबिज हो गए थे, उन्होंने डंडे लेकर इस्लामाबाद पुलिस को जदोकोब किया था या बुलडोजर लेके पार्लियामेंट के जंगले गिराए थे, इस तरह की तखरीब कारी और फसाद ना फैलाएं, बाकी जितने मर्जी जलसे करें। अच्छा खुरम साहब, ये एक और मामला है तोशा खाना वाला। अदालत ने भी आज जिस शहरी ने इस्तदा की थी उसको ये इजाज़त दे दी, ये कहा गया कि तोशा खाना की तफसीलात फराहम की जाएँ। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि माजी में भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पे भी ये इल्ज़ाम बना, फिर नवाज शरीफ साहब पे तो एक रेफरेंस बाकायदा तोशा खाना का बना दिया गया। अभी फ़रूख हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो ये फरमा रहे थे कि जो इमरान खान साहब ने तोहफ़ा लिया वो लेना ठीक था, उसका तरीक़ाकार मौजूद है, लेकिन जो जरदारी साहब और जो इमरान खान साहब ने तोहफ़ा लिया और जो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने गाड़ियाँ अलाट करवाईं वो खिलाफ कानून थी। तो ये ज़रा आप बता दीजिए, तोशा खाना से अगर कोई तोहफ़ा लेना चाहता है, ख़रीदना चाहता है, तो उसमें क्या कैटेगराइज है कि आप क्या ख़रीद सकते हैं और क्या नहीं ख़रीद सकते? जी, तोशा खाना से आपको जो पेमेंट कानून के अंदर है वो देकर उस तोहफे को रखने की इजाज़त है। हमारा जो इतराज़ है और इसके ऊपर हमारे कानूनी माहिरीन गुफ्तगू कर रहे हैं कि क्या तोशा खाने के तहाइफ को ज़ाती मुनाफे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। ये कहना दुरुस्त नहीं है कि मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी। ये तो इसका मतलब ये है कि जी चूँकि मैं इमरान खान हूँ लिहाजा मेरे ऊपर किसी कानून का, किसी जो अखलाकियात के भाषण देते रहे हैं, आज तक किसी जो साबिक सरबराह हैं उनके ऊपर तोहफे बेच कर अपना नफ़ा कमाने का इल्ज़ाम नहीं है। यहाँ एक दफ़ा नहीं हुआ, इमरान खान साहब ने एक पैटर्न के तौर पे, सिस्टमेटिक तौर पे जो कम कीमत पर तोहफे खरीद कर उनको फिर बेश कीमत, बहुत ज़्यादा कीमत पर बेचा है अपने ज़ाती नफ़े के लिए। तो तोहफे रखना जो है उस तक तो कानून इजाज़त देता है, लेकिन तोहफों को ज़ाती मनफ़ैत के लिए इस्तेमाल करना, उसके ऊपर एक सवाल ज़रूर है और कानूनी माहिरीन कर रहे हैं। और मेरा सिंपल सादा सवाल है कि जो ये कभी एक ज़माने में हमसे किया करते थे, अब अल्लाह ताला के करम से वो वापस आ रहा है कि अगर चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते। इन्होंने क्यों नहीं, कौमी असम्बली में 6 दफ़ा सवाल हुआ कि आप तोशा खाना का जो मामला है वो शफाफियत दें, कौमी असम्बली में एक लफ्ज़ नहीं लिखा। जब अदालत ने पूछा एक लफ्ज़ नहीं लिखा। जब एक जो आपको पता है इतलात तक रसाई का कानून है, उसके तहत जब शहरियों ने दरखास्तें फाइल की तो कहा गया कि जी ये कौमी मफाद में नहीं है। कौमी मफाद तो कहता है कि शफाफियत हो, और अगर आप बहुत ज्यादा इस मामले में सेंसिटिव हैं तो आप मुल्क का नाम ना लिखें, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि जब आप इस रियासत के एक हुक्मरान के होते हुए आपको जो तोहफा दिया गया वो आपकी जात को नहीं दिया गया, वो एक रियासत के हुक्मरान को दिया गया है, और लिहाजा उस रियासत का उसके ऊपर पहला हक है। अदालत ने आज रिमार्क्स दिए हैं खुरम साहब, अदालत ने जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज रिमार्क्स दिए हैं जो तोहफे लेकर गए हैं उनसे वापस लिए जाएं, और जो भी तोहफा दिया जाता है वो उस ऑफिस का होता है, घर लेकर जाने के लिए नहीं होता है। तो क्या हुकूमत अब रिकवरी करेगी इमरान खान साहब से? जी, अगर तो बाकायदा तौर पर ये सिर्फ एक कमेंट नहीं रहता और एक बाकायदा फैसले की सूरत में आता है, तो ना सिर्फ इमरान खान साहब से, अगर बाजी के हुक्मरानों के ज़िम्मे भी कोई चीज़ें वाजिबुल अदा हैं तो उनसे भी वापस लेनी चाहिए, सबसे वापस लेनी चाहिए। लेकिन मैं दोबारा दोहराता हूँ, इशू ये नहीं है कि आपको एक कोई प्याला मिला और आपने उसके कुछ पैसे देकर उसको अपने घर में रख लिया एक यादाश्त और यादगार के तौर पर।
यहां इमरान खान साहब ने बार बार दर्जनों दफा वो तोहफे जो उन्हें इस रियासत के हुक्मरान के तौर पर दिए गए थे, तोशा खाने के कानून को इस्तेमाल करते हुए खरीदे और फिर भारी जाती मुनाफे के लिए बेचा। तो लिहाजा ये रियासत पाकिस्तान की हुक्मरान के ओहदे का गलत इस्तेमाल है, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है जिसके मुर्तकिब इमरान खान साहब हुए हैं। खुरम साहब, उनके जो हामी हैं, जो उनके साथी हैं, वो ये कहते हैं कि इमरान खान का तो दस्तखतशुदा बल्ला जो है, बैट है, वो 3-3 करोड़ में, 4-4 करोड़ में बिक जाता है। तो उनको ये काम करने की क्या ज़रूरत थी? वो इस तरह के लालची या इस तरह के नहीं हैं कि तोहफे उन्होंने इसी मकसद के लिए लिए हों और इसीलिए बेच रहे हों, बल्कि वो उन्होंने लिए लेकिन एक वक्त ज़रूरत पड़ी सड़क बनवाने की या अपनी बाउंड्री वाल बनवाने की, सरकारी ख़जाने पर बोझ डालने की बजाय उन्होंने बेच के वो लगा दिए। शाह साहब, इमरान खान साहब के हवारियों के पास सवाए तावीलों के और प्रोपेगेंडे के कोई चीज़ नहीं है। मैं फिर कहूँगा, यहाँ रियासत पाकिस्तान की साख का मामला है और जो कि एक ख़ास घड़ी के मामले में उठा भी कि जब आपको किसी हुक्मरान, एक रियासत के हुक्मरान के तौर पे आपको एक तोहफ़ा देता है, उसका बाजार में बेचना तो ज़ाती हमारे तोहफ़ों में अच्छा नहीं समझा जाता। यहाँ जब रियासत पाकिस्तान और उसमें देखिए ना जी, जब ऐसे ऐसे ज़ाती मामलात हैं जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस पर असर पड़ता है। और ये मैं आपको बता दूं, असर पड़ा है इस सारे मामले की वजह से। पाकिस्तान के उस मुल्क के साथ जिसने ये हमें तोहफे दिए थे, ताल्लुकात में असर पड़ा है, जिसको हमें अब रिपेयर करना है। जो नई हुकूमत आई है उसका आगाज हमने कर दिया है। इंशाल्लाह ये जो तोशाखाना का मामला है ये कानून के मुताबिक हैंडल होगा, लेकिन असल जो सारा मामला है कि रियासत के हुक्मरान के तौर पर आपको जो तोहफे मिले हैं उन्हें जाती मुनाफा के लिए इस्तेमाल करना मेरी नजर में, चले मैं जाती राय दे बिल्कुल ठीक है, खुरम साहब इंतहाई मायूब है और मजमूम है। जी बिल्कुल ये बात समझ आती है। खुरम साहब, एक और मामला है फॉरेन फंडिंग का। कल पीटीआई के जो वकील हैं उन्होंने ये एतराज़ लगाया कि जो इलेक्शन कमीशन है उसकी कंपोजिशन ही मुकम्मल नहीं है, तो वो फैसला कैसे दे सकता है? मेंबर्स 2 नहीं हैं, अब उन मेंबर्स के तकर्रुर के लिए क्या इस पे काम शुरू हो चुका है? और आप नहीं समझते कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 30 दिन का हुक्म दे रखा है इलेक्शन कमीशन को, तो ये 30 दिन से पहले आपकी भी एक तरह से जिम्मेदारी बन जाती है कि आप इलेक्शन कमीशन की कंपोजिशन मुकम्मल कर दें? जी, हमने ये बार बार देखा है कि इमरान खान साहब ने अपनी बदनीयती और नालायकी से एक गड्ढा खोदा, उसमें गिर गए और कहा अब तो मैं जख्मी हो गया हूं, मैं कैसे बाहर आऊं। भाई ये 2 इलेक्शन जिस पर उन्होंने एतराज लगाया है, गालिबन इस पर तो फिर इमरान खान को सजा मिलनी चाहिए कि भाई आपने ये 2 मेंबरान लगाने थे। आपकी हुकूमत जो 4 साल रही है उसने ये 2 मेंबरान लगाने थे। इमरान खान का जाती फर्ज था कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को खत लिखकर कंसल्टेशन करते इन 2 इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के मामले में, और जो काम खुद नहीं किया, और ये जिसे कहते हैं कि क्राइम बाय ओमिशन, कि अपनी नालायकी और बदनीयती और बुग़्ज़ की वजह से जो आपकी कायदी जिम्मेदारी थी पूरी नहीं की, और जब पूरी खुद नहीं की तो अब वही जो नालायकी थी, बदनीयती थी, उसे उठाकर इलेक्शन कमीशन के सामने रख दिया। इलेक्शन कमीशन को चाहिए फिर इमरान खान को बुलाकर सजा दें कि ये 2 मेंबरान जो नहीं है मौजूद, ये इमरान खान की वजह से मौजूद नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के कानून में तब्दीली की जा चुकी है, वहां एक मेजॉरिटी का रूल मौजूद है। तो जब तक 5 में से 3 मेंबरान मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन अपना काम कर सकता है। और जैसे आगे चलेगा तो इंशाल्लाह हम तो तैयार हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का तयन हो जाए तो हम फौरी तौर पर कंसल्टेशन करके तो ये मेंबरान का तकर्रुर कर देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुरम दस्तगीर वफाकी वजीर हमारे साथ मौजूद थे। 4 सब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, आपका शुक्रिया, इजाज़त दीजिए।